अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। सर आमिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बात करेंगे कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि वॉर कभी भी ख़त्म हो सकती है। ये बातें उन्हें कहाँ से पता चली और उनके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड क्या चीज़ चल रही थी, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। द गोल्ड प्राइजेज आर क्रैशिंग एंड इज दैट फर्दर उन्होंने क्रैश करना है कि नहीं करना, इस बारे में बात करेंगे। द पेट्रोल एंड गैस प्राइसेज इन इंडिया द फर्स्ट ये पहले जो चीज़ हो रही है, तो पेट्रोल और उसकी गैस के जो क्राइसिस चल रहे हैं इंडिया में। वैसे पेट्रोल तो क्या पूरे दुनिया में फिलहाल क्राइसिस चल रहे थे किसी वजह से, बट अब जो इंडिया में चल रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस बारे में बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फातिमा? ठीक मैं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ईद मुबारक। आपको भी सर, ईद मुबारक। अच्छा सर, प्रिडिक्शन आपकी थी कि वॉर खत्म हो सकती है कभी भी, आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था, आपने कैसे स्पेकुलेट किया इस चीज़ को? देखिए, अब वॉर वो पुराने ज़माने की वॉर नहीं रही थी, यहाँ एरियल वॉर नहीं थी, दो पावर्स आपस में लड़ रही थी। सारी दुनिया जानती है कि ईरान वाज गेटिंग अ वाइटल सपोर्ट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम चाइना एंड फ्रॉम रशिया, एंड दैट वाज एवियोनिक सपोर्ट ऑल्सो, टेक्निकल सपोर्ट ऑल्सो। ये अक्सर लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान चाइना का सबसे क्लोज अलाइज है, अलाइज में से एक है। टेक्निकली या स्ट्रेटेजिकली मैं समझता हूँ कि ईरान इज इवन मोर क्लोजर टू चाइना, बट एनीवे एक बहुत बड़ी वॉर चल रही थी और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट था। और ग्लोबल इम्पैक्ट आप जापान से लेके साउथ अमेरिका तक इसका इम्पैक्ट देख रहे थे। यूरोप पूरा जो है वो स्टैग्नेंट हो गया था। मिडल ईस्ट, एशिया, जो क्राइसिस आप देख रहे थे पूरे रीजन में, दैट वाज गेटिंग स्वेयर। तो किसी भी वॉर को इतनी देर तक सस्टेन करना, जो कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का भटा बटा रही थी, बेड़ा गर्क कर रही थी। ये नहीं थी कि मेरे पास कोई खुफिया इंफॉर्मेशन थी, ऐसा कोई नहीं है। ना मेरे पास कोई चिड़िया है, ना कौवा है, ना चुड़ैल है, ना कुछ है, ना कोई तोता मैना नहीं है। लेकिन ये मेरी एक स्पेकुलेशन थी कि इतनी बड़ी वॉर को इतना कंटिन्यू नहीं किया जा सकता जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट इकोनॉमी पे इतना ह्यूज आ रहा हो। और उसकी वजह से पूरी दुनिया की जीडीपी जो है वो क्रैश करने शुरू हो गई थी। मेरी बात याद रखिए कि अगर स्टॉक एक्सचेंज 3% 4% अप होती है ना, तो उसे कहा जाता है बूम। लेकिन अगर 3% नीचे आ जाती है तो वो क्रैश भी होती है। तो आप अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज देखें तो उनमें से बहुत सारों की इकोनॉमी 3% 4% क्रैश कर चुकी थी। और इसका इम्पैक्ट आपको ईस्ट एशिया से लेके, यानी कि वो ममालिक जिनकी डिपेंडेंसी है, लाइक चाइना, जापान, कोरिया, और वहाँ से लेके तो ये होता होता ये फिलीपीन से होता हुआ ये पूरी दुनिया में एक ग्लोबल इम्पैक्ट आ रहा था। और इससे ज़्यादा पूरी दुनिया मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि थी इस जंग को कंटिन्यू करने के लिए। इसलिए मेरे पास एक सेल्फ स्पेकुलेटेड एक पॉइंट था कि ये जिस पॉइंट पे पहुंच चुकी है। और फिर हमेशा बैकडोर डिप्लोमेसीज होती हैं, लोगों को नज़र नहीं आ रही होती। बैकडोर डिप्लोमेसी थी, और बैकडोर डिप्लोमेसी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि जी बैकडोर डिप्लोमेसी है। और कहीं ना कहीं आपने कहा जी कहाँ से होगी, मैं कहा ये बैकडोर डिप्लोमेसी नज़र नहीं आती। तो वो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वो डिप्लोमेसी थी। और उस डिप्लोमेसी का इम्पैक्ट ये हुआ कि अचानक है। और ये मेरी अपनी कैलकुलेशन ये है कि मैं इससे 2 दिन पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि वॉर ख़त्म हो जाएगी, यानी कि वॉर को पॉज कर दिया जाएगा। ये पॉज का मतलब मैं वैसे ज़ाती तौर पे ख़त्म होना ही लेता हूँ कि वॉर अगर पॉज हो गई है, अब मुज़ाकरात शुरू हो गए। मुज़ाकरात, उसमें मुज़ाकरात में कौन आ रहे हैं? एक तो ईरान के जो स्पीकर ऑफ द असेंबली हैं वो आएंगे, और जेडी वेंस और सदर ट्रंप के दामाद जो हैं वो भी आएंगे। यानी कि इतने हायर लेवल के जो डायलॉग होंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये डायलॉग होंगे इस्लामाबाद में, जो कि अभी तक स्पेकुलेटेड है कि इस्लामाबाद में होंगे। ठीक है। अच्छा, अब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक बड़ा बयान दिया है कि जिसको बड़ा माइल्ड सा हमारे मीडिया ने चलाया, लेकिन मुझे वो बयान में बड़ा एक, उन्होंने कहा ये पहली दफ़ा ऐसा लगता है कि हमारे ईरान के साथ एक बामकसद मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जिसका मतलब बड़ा क्लियरली है कि आज से पहले जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो ओमान में हो रहे थे, वो जेनेवा में हो रहे थे, वो कहीं भी हो रहे थे, तो दैट वर नॉट दैट फ्रूटफुल कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को पता था। अब ये कहा जाए कि जी इसमें होगा क्या, मोस्ट प्रोबेबली ईरान के साथ एक, लेकिन ईरान नाउ इट इज़ इन अ बेटर पोजीशन टू निगोशिएट। पहले अगर होता तो ईरान कहता जी ठीक है, हम अपनी 420 kg जो हमारे पास यूरेनियम है वी आर रेडी, और वो एनरिच्ड यूरेनियम होती है, प्रोसेस्ड होती है, तो वो हम वी आर रेडी टू गिव अप। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ईरान के साथ जो डील होगी
उसमें सिविल न्यूक्लियर पावर का हक उसे देना पड़ेगा। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एग्रीमेंट होगा इसमें ये बात शामिल होगी कि सिविल न्यूक्लियर का हक, यानी कि वो लोग बिजली और अपने सिविल यूज के लिए न्यूक्लियर पावर की यूज कर सकते हैं, तो दैट राइट मस्ट बी गिवन टू ईरान, और ऐसा होगा। ये जो मुज़ाकरात होंगे इसमें ये बात शामिल होगी। सर अब जब जो चीज भी स्पेकुलेट करते हैं वो अगले दिन हो रही होती है, ऐसा नहीं, क्या अगले है दिन तो नहीं होगी, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। देखिए, चाहे वो आपको हमारी अगर पंजाब आप- की गवर्नमेंट को लेके भी आपने कुछ कहा था, अगर आपको आप याद एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी स्टडीज की भी जरूरत होती है, और वो बहुत सारी स्टडीज क्या होती है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हालात क्या हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रैटेजिकल, यू नीड टू कैलकुलेट इट ऑल। तो फिर आप एक छोटा सा आइडिया बनाते हैं कि दिस माइट हैपन। तो Okay. ये जो मैंने आपको कहा है कि दिस इज ऑल्सो माई स्पेकुलेशन, आज का दिन याद रखिएगा, जब ये हो जाएगा तो फिर हम इस पे भी एक प्रोग्राम करेंगे। ठीक है सर। सर इसके अलावा गोल्ड प्राइसेस जो क्रैश हो रही हैं, क्या ये फर्दर और क्रैश करेंगी? इससे पहले आपको ये पूछना चाहिए था कि मैंने जो इतनी देर पहले आपको प्रेडिक्ट कर रहा था कि गोल्ड प्राइसेस क्रैश होंगी, तो वो मुझे कैसे पता था कि गोल्ड प्राइसेस क्रैश होंगी, जबकि पूरी दुनिया कह रही थी कि गोल्ड 7 लाख रुपए तोला, 8 लाख रुपए तोला हो जाएगा। तो मैं आपको तब भी कह रहा था लोगों को नुकसान नहीं होगा। लोगों को नुकसान होगा, और हाँ फिर वही बात है कि कुछ लोगों को नुकसान होगा, वो हम जैसे लोग हैं, आम लोग हैं, लेकिन वो बड़ी कंपनीज जिन्होंने प्राइसेस को बूम दिया और इसको क्रैश की तरफ लेके गए, यानी बूम दे के उन्होंने, पब्लिक ने जब बाइंग कर ली और बाइंग के बाद उन्होंने अपना प्रॉफिट निकाल लिया, अब ये क्रैश की तरफ जाएगा, और इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी अमेरिका है। ओके। ये जो प्राइसेस बूम पे लेके गया और उसके बाद अमेरिका डील कर रहे हैं अमेरिका की एक कंपनी है, उसका नाम अभी रिसेंटली मेरे ज़हन से निकल गया, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में एक ह्यूज क्वांटिटी जो है वो गोल्ड की बाय की थी, 145 टन ऑफ गोल्ड, आई थिंक, अगर मैं गलती पे नहीं कर रहा हूँ, तो वो खरीदा था और खरीदते जा रहे थे, और वो उसको एक बूम देते जा रहे थे। अब उसका एक, दुनिया को ये बात समझ आएगी कि नहीं आएगी कि उसका एक फायदा क्या हुआ, कि अमेरिका को एक शदीद फायदा हो गया, और वो फायदा क्या था कि अमेरिका में जो पैसा है, जो पब्लिक का पैसा था, जो पूरी दुनिया से उन्होंने इकट्ठा किया, वो अमेरिका में जाके ड्रेन हो गया। एक दफा फिर अमेरिका ने अपनी डूबती हुई इकोनॉमी को एक वो जो है एक ताकत का इंजेक्शन लगा लिया, और वो ताकत का इंजेक्शन किससे लगाया, वो गोल्ड की ट्रेड से। और आपकी जो स्पेकुलेशन है द प्राइसेस माइट कम डाउन, ये बिल्कुल मैं इस चीज से एग्री हूं कि गोल्ड की प्राइसेस अभी भी कम होंगी। आई हैव अ स्पेकुलेटेड फिगर, मेरे पास एक स्पेकुलेटेड फिगर जरूर मौजूद है, दैट शुड बी अराउंड $2,800 पर ऑन्स। इसके करीब करीब गोल्ड की प्राइस आ सकती है, ये मेरा आज तजिया है, और इस पे हम शायद 15-20 दिन बाद दोबारा बात करेंगे। हम लोगों ने सारे प्रोग्राम्स हमने पहले से प्री शेड्यूल कर लिए होते हैं, जो कि जो भी हम स्पेकुलेट कर रहे होते हैं वो तो हो ही रहा होता है। सर इसके अलावा जो पेट्रोल का एक क्राइसिस आया हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो हम सब जानते हैं कि वो एकदम से एक आया था, लेकिन अब पेट्रोल और गैस के जो क्राइसिस इंडिया में है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, हमारे अक्सर मुजाहिदीन बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मैं मुजाहिदीन उन्हें कहता हूँ, अब समझ तो जाती होंगी मुजाहिदीन मैं किन्हें कहता हूँ, जी जी, वो कोई ऐसा मौका नहीं जाने देते जिससे पाकिस्तान की कोई ग्लोबल कोई तस्लील हो सकती हो। देखे जी पाकिस्तान में पेट्रोल बढ़ गया जी, इंडिया में तो देखे जी वही रेट है, फला जगह पे देखे वही रेट है। दुनिया का कोई कंट्री सस्टेन नहीं कर सकता, आप पेट्रोल को सब्सिडाइज नहीं कर सकते, जितनी बड़ी कंजम्पशन है, जो गवर्नमेंट के बजट है, आप पेट्रोल को सब्सिडाइज नहीं कर सकते, यहां तक कि आप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हो पेट्रोलियम के, इंक्लूडिंग विद द सऊदी अरेबिया, इंक्लूडिंग विद द कुवैत, आप इसे सब्सिडाइज नहीं कर सकते। अब ये जो कहा जा रहा था नहीं जी इंडिया में तो देखें जी वही प्राइस है, आज आप इंडिया में जाके देखें, वहां पे तंदूर बंद हो गए हैं, वहां पे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, वहां पे लिक्विड गैस की सप्लाई खत्म हो चुकी है, खाद के कारखाने बंद हो चुके हैं, और इंडिया इज सफरिंग लाइक अ क्राइसिस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू दिस पेट्रोल क्राइसिस एंड गैस क्राइसिस। और गैस जो है ना वो खाली कोई चूल्हों में यूज नहीं होती, गैस के बहुत सारे और भी यूजेज हैं, तो गैस भी बिल्कुल एक इफेक्ट कर गई है, पेट्रोल भी बड़े बुरे तरीके से इफेक्ट कर गया। दैट मीन्स अ लॉट, और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है वो इट इज स्टिल इन अ सेफर पोजीशन कि यहाँ की गवर्नमेंट ने, हम बार बार अपनी गवर्नमेंट को तनकीद करके देखें फातिमा, हमारे मुल्क में चूरन एक ही बिकता है, जहाँ पे आप किसी तरीके से गवर्नमेंट की बेइज्जती कर रहे हो
या आप एस्टैब्लिशमेंट की किसी न किसी लिहाज से कोई उसको डिस्करेज करने की कोशिश करे। पता नहीं कि एक ऐसा माइंडसेट बन गया है, ये पिछले 10 साल भी बना है कि आपने हर वो काम करना है, आपने हर उस बात को प्रमोट करना है जो एंटी गवर्नमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। पता नहीं ये माइंडसेट हमारा कब खत्म होगा। अभी भी आई फील गवर्नमेंट इज वेरी वाइज एंड दे मेड वेरी बोल्ड डिसीजन। अच्छा, आपने एक और चीज आपने नोटिस नहीं की कि एक मैंने कहा था कि आप लैंड क्रूजर वाले को और मोटरसाइकिल वाले को सेम रेट पे पेट्रोल मत दे। आप गवर्नमेंट का एक और डिसीजन आ गया, उन्होंने कहा जी हाई ऑक्टेन पे हमने लेवी बढ़ा दी है। यानी हाई ऑक्टेन जिसने यूज करना है, अब हाई ऑक्टेन किसने यूज करना है? जिसके पास महंगी गाड़ी है, जिसके पास लग्जरी गाड़ी है। भाई अगर ठीक है तुम करोड़ों रुपए की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो तो तुम पेट्रोल भी अफोर्ड कर सकते हो। डोंट लेट दिस मोटरसाइकिल गाय टू स्टैंड इन द सेम क्यू प्राइस विद यू दैट द लैंड क्रूजर पर्सन इज स्टैंडिंग देयर। तो मैं तो इस चीज के पहले ही खिलाफ था। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने प्रोटोकॉल पे एक बात की थी, प्रोटोकॉल पे बात की थी, तो नेक्स्ट डे प्रोटोकॉल पे एक ऑब्जर्वेशन आ गई पंजाब गवर्नमेंट की कि जी प्रोटोकॉल हम लिमिटेड कर रहे हैं। अच्छा, उसका लोगों ने तो कहा कि पता नहीं मुझे कोई फिर वही बात के कोई इन्फॉर्मेशन कोई नहीं होती कि गवर्नमेंट को ये काम करने चाहिए। और अगर गवर्नमेंट ने ये काम किया है, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, तो दैट इज नॉट बैड। मैं तो उसके बड़े हक में हूँ कि आपने अगर लिमिटेड किया है और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन फातिमा, इस जंग ने पूरी दुनिया को फाइनेंशियली हिला के रख दिया है। एक ऐसी चीज मेरे जहन में आती है, आज हर एक मुल्क एक सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ जाएगा। मैं आपको ये भी चीज बता दूं, आप ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे जाएंगे, आप ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाएंगे। ये पूरी दुनिया के लिए एक लेसन है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी ऑन द 10th of May, उसे भी टेस्ट केस स्टडी के तौर पे लिया गया। हमने उसमें त्यारे तो जितने भी गिराए, वैसे हम ट्रंप साहब आपका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, आपने त्यारे बढ़ाते जाने जब तक कि इंडिया ने हमें सही फिगर नहीं देनी। वो 6 थे, 7 थे, 8 थे, 9 थे, 10 थे, आपकी मेहरबानी आपने 11 तो कर दिए। लेकिन ये इस चीज़ का क्रेडिट तो मैं दूंगा ना जी ट्रंप साहब को कि ट्रंप साहब आपकी मेहरबानी, आपने कम से कम हमें बड़ा अच्छा मौका दिया है ताकि हम इंडिया को ये बता सके कि यू आर सो डीमोरलाइज कि जो कुछ आपके साथ पहले हुई है। तो एनीवे मैं ये समझता हूँ कि अब जो जंग के बाद के हालात है ना फातिमा, इसमें हर मुल्क सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ जाएगा और वो सेल्फ डिपेंडेंसी इकोनॉमिकली भी होगी। हर मुल्क एक नई ज़ाविये से देखना शुरू कर देगा पूरी दुनिया को, और एनर्जी क्राइसिस को मीट करने के लिए भी उन्हें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।